रेलवे एनटीपीसी में जो पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जो आज करीब करीब 70 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, 70 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग मैसेज कीजिएगा कितना आप लोग का सही हो रहा है, शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। यह क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील वर्ण कौन सा आता है, फैट स्टेबल पिगमेंट इज, तो कौन सा होगा, टेनिन है, लिग्निन है, एल्केलाइड है और कैरोटीनाइड है। तो इसका आंसर लिग्निन हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। संभारिक यानी आइसोपार्स ऐसे तत्व हैं जिनमें क्या होगा, समान परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भिन्न। आइसोबार में क्या है, संभारिक। तो जिसमें संभारिक, जैसे एक संभारिक होता है, आगे मिलेगा, ठीक है ना। परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होगा। तो इसमें क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समान परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो समभारिक बोलते हैं। समभारिक, देखिए दो चीज होता है, एक समस्थानिक होता है, समस्थानिक स्थानिक, ठीक है। तो समस्थानिक में क्या होता है, स्थान जो होता है समान होता है, यानी कि परमाणु जो संख्या जो होता है ना, ये इसमें स्थान जो होगा परमाणु संख्या समान होगी और द्रव्यमान अलग होगा। लेकिन भार में जब बार समभार है, संभारिक यानी ऐसोबार है, तो इसमें परमाणु द्रव्यमान है वह समान होता है। यही दोनों में अंतर होता है। दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, द पीएच ऑफ द एक्यूल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी अप्रॉक्सीमेटली, इसका कितना हो जाएगा तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो होता है 2 होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैस में किसका जलीय विलयन अधिक अधिक अम्लीय होता है, जैसे दिया हुआ है कि निम्नलिखित गैस में किसका जलीय विलयन अधिक अम्लीय होता है। कौन सा, अमोनिया है, फास्फीन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। उर्वरक में कौन सा तत्व उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा, यानी कि इसमें से एक उपलब्ध नहीं होगा, उसका मतलब सब होगा। तो जो उर्वरक होता है उसमें क्या कर रहा है कि द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स, मतलब कि उर्वरक में कौन सा एलिमेंट जो तत्व है उपलब्ध नहीं है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है। देखिए नाइट्रोजन तो रहेगा ही उसमें 5 का, तो इसमें होगा क्लोरीन सीएल जो होता है ना, क्लोरीन सीएल बोलते हैं, सीएल, यह नहीं रहेगा। उर्वरक में क्लोरीन नहीं रहता है, हाइड्रोजन और फास्फोरस और नाइट्रोजन रहता है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करता है। जो समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं तो उनका जो श्वसन के लिए जो पीछे अपना बांधे रहते हैं उसका मिश्रण कौन कौन सा होता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो इसमें क्या हो जाता है, तो यह होता है ऑक्सीजन और हीलियम होता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझिए कि इसका ऑक्सीजन और हीलियम होता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट है कपड़ों के लिए विरंजक, ब्लीचिंग करने का अभिकर्मक रिगमेंट है, मतलब कौन सा है, तो इसमें सोडियम क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो 7 का आंसर बी सही हो जाएगा। यह जो होगा 7 का आंसर बी सही होगा। ठीक, 7 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे गन्ने की शक्कर की ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है। जो गन्ने का जो शक्कर होता है वो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन्वर्टेज होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता भी है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मानव के द्वारा जो क्या बोलते हैं इसको, जो धातु का प्रयोग किया गया था प्रथम बार, वो कौन सा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है, लोहा है। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा तांबा, यानी कापर है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा, कॉपर। नेक्स्ट है अपोहन उन रोगियों का, यानी डायलिसिस उन रोगियों को किया जाता है जिनको, मतलब क्या है, ब्रिक का विकार है, यकृत रोग है, फेफड़ा विकार है, हृदय रोग है। तो जो अपोहन होता है, डायलिसिस होता है, वो ब्रिक का जो होता है किडनी का डिसऑर्डर होता है, किडनी डिसऑर्डर होता है। तो 10 का आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, 10 का ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जल में वॉशिंग सोडा का घोल कहलाता है, जो जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या कहलाता है, सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज कॉल्ड, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, अम्लीय होगा, व्यंजक होगा, यानी क्षारीय मतलब एल्कलाइन होगा, नेचुरल होगा और एसिडिक होगा या ब्लीचिंग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा, क्षारीय हो जाता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए
वायुमंडल में जलने में सहायक देने वाली गैस होता है, वायुमंडल में जलने में सहायक देने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो जलने में सहायक प्रदान करता है वह होता है ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं। तो इसका आंसर बी सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दिया है, यहाँ हो गया। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों के लिए दे देता है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दे देता है फॉर इंस्टेंट एनर्जी एथलीट आर गिवन। मतलब कि क्या दिया जाता है उनको? सुक्रोज, विटामिन सी और सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज। उसको ग्लूकोज दिया जाता है तुरंत, मतलब कि शक्ति प्रदान करने के लिए, तत्कालिक शक्ति प्रदान करने के लिए उनको ग्लूकोज दिया जाता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा 13 का। होता है मधुमेह से ग्रस्त रोगियों में मूत्र के नमूने में होता है, क्या होता है? मधुमेह मतलब कि जो जिसको अगर मधुमेह हो जाता है उनके रोगी जो होता है, ग्रस्त रोगियों में मूत्र में नमूने कौन सा होता है? मतलब कि सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, लैक्टोज, माल्टोज। तो ग्लूकोज पाया जाता है। तो 14 का आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है, शुगर होता है। दिया है कि बिटुमेनी कोयला में कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है। जो दिया हुआ है कि बिटुमिन कोयला में कोक का उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है, क्या दिया है? भंजक है, संश्लेषण है, प्रतिस्थापन है, भंजक आसवन है। तो इसका आंसर 15 का हो जाएगा डी, भंजक आसवन होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। आगे द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण है, द्रव से नहीं कोलाइड का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा है? दूध है, गोंद है, कोहरा है और रक्त है। तो कोलाइडी जो होता है ना, तो इस आंसर का हो जाएगा 16 का आंसर बी से हो जाएगा, गोंद होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। इंटरफेरान, इंटरफेरान है कैंसर प्रतिरोधी, सामान्य हार्मोन, शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी और प्रतिजीवाणिक यानी एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी सही हो जाएगा। पोटेंट एंटीवायरल होता है, यानी कि शक्तिशाली विषाणु प्रतिरोधी होता है। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का निम्नलिखित के साथ मिलाया जाता है। मतलब कि साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा के साथ कौन सा निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? किरोसिन, किरोसिन तेल होता है, या अलसी या लिलीज का तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, बादाम का तेल होता है। तो साबुन को जब कास्टिक सोडा के साथ मिलाया जाता है, नहीं, साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा का में क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है यह अलसी का तेल होता है, अलसी का तेल। इसका आंसर बी से हो जाएगा। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कौन सा? सैलों और खनिज में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? सिलिकॉन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सोना है। यानी कि सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और गोल्ड, इसमें से कौन सा होगा? तो 19 का सिलिकॉन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बॉक्साइट में एल्युमिनियम धातु का औद्योगिकरण उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम धातु का औद्योगिकरण उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। देखिए यह है कि प्रभाजी क्रिस्टलन से, प्रभाजी आसवन से, आसवन से, विद्युत अपघटन से, अपचन से। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिकरण उत्पादन निम्नलिखित में से किसे? देखिए एक चीज, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे उत्पादित किया जाता है यही पूछ रहा है, किस विधि के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस क्या होगा? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, एथिलीन है। तो 21 का आंसर डी से हो जाएगा, एथिलीन है। नेक्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित रूप में पाया जाता है। जो पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम निम्नलिखित रूप से पाया जाता है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, प्राकृतिक धातु। तो 22 का आंसर बी से हो जाएगा। दिया है कि जैसे दिया है कि पृथ्वी की पपड़ी में एल्युमिनियम लिखित में किस रूप में पाया जाता है? जो एल्युमिनियम होता है उसका अयस्क जो होता है बॉक्साइट होता है, इसीलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, एल्युमिनियम का जो है अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मतलब कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कम हो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो 23 का आंसर बी से हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है, NaCl होता है। ठीक है, ये जो नमक होता है ना, वही को निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कम हो जाता है। कौन सा पदार्थ? नमक जो होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। क्रोमियम इस्पात है, जस्ता लोहा है, तांबा लोहा है, लोहा क्रोमियम है। तो स्टेनलेस स्टेनलेस इस्पात बनाने में काम आने वाला धातु का युग्मन कौन सा है? तो 24 का आंसर ये सही हो जाएगा, क्रोमियम तथा इस्पात होता है। एक्वारेजिया निम्नलिखित का मिश्रण है। एक्वारेजिया जो है मिश्रण है किसका इसमें? तो इसमें क्या हो जाएगा? HCl तथा H2SO4, HCl तथा HNO3, Hc या HBr, HCl तथा HI। तो इसका आंसर 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, HCl तथा HNO3 होता है। एक्वारेजिया जो निम्नलिखित मिश्रण होता है वो HCl तथा NHO3 होता है।
स्टायरीन रसायन का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादन में होता है। औद्योगिक, रंजक, प्लास्टिक, कीटनाशक। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्लास्टिक। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूक्लाइड जिनका उपयोग मस्तिष्क ट्यूमर तथा और घेघा विकारों का पता लगाने के लिए कहता है, मैंने इसमें से कौन सा जो मस्तिष्क ट्यूमर और घेघा को पता लगाने के लिए कहता है? आयोडीन 131, कोबाल्ट 16, सोडियम 24, कार्बन 14। तो 27 का आंसर ए हो जाएगा। जो मस्तिष्क के ट्यूमर और घेघा विकारों का पता लगाने के लिए कहता है आयोडीन हो जाता है 131। निम्नलिखित शर्करा में कौन सी गन्ना शर्करा का घटक है? गन्ना शर्करा जो दिया है कि निम्नलिखित में से जो दिया हुआ है उनमें गन्ना शर्करा का घटक कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और ग्लाइकोज है, ग्लूकोज और मैनोज है, ग्लूकोज और राइबोज है। तो इसका आंसर 28 का ए हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। यानी कि जो गन्ना का शर्करा जो घटक होता है, मतलब घटक होता है, घटक नहीं घटक होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। किसी किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? याद रखिएगा, यहाँ पे पीला की बात हो रही है। जेंथोफिल है, राइबोफ्लेविन है, राइब्लूलोज है, या कैरोटीन है? कैरोटीन है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर बी से हो जाएगा, राइबोफ्लेविन के कारण से हल्का पीला दिखाई देता है। कीटों द्वारा परागण को कहते हैं, कीटों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण, कीट परागण, जल परागण और पक्षीय परागण। तो कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो वह होता है कीट परागण बोलते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसको एंटोमोफोली इंटोफिली बोलते हैं, इंटोमोफिली बोलते हैं, इंसेक्ट पोलिनेशियन। ठीक है, तो परागण कीट परागण बोलते हैं। परिस्थिति विज्ञान में मूलभूत इकाई है। परिस्थिति विज्ञान में मूलभूत इकाई है द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज जीवमंडल परितंत्र जनसंख्या। तो जो परिस्थितिकी में है वह क्या होगा? जीव है या जीवमंडल है या परितंत्र है या जनसंख्या या पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर या ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर 31 का सी सही हो जाएगा, पारितंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है। पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई। जो दिया है कि पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई थी। बोर्डेक्स मिश्रण है, डीटीटी है, नाइट्रोजन है, सुरामीन है। तो इसका आंसर 32 का ए हो जाएगा। बुरा बोर्डेक्स मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। मवेशियों को बांझपन का कारण निम्न रोग है। जैसे दिया हुआ है कि मवेशियों के बांझपन का कारण निम्न रोग है, जन रोग, उद्ध रोग, बेंग रोग या गोवाइन या पास्चुरेलोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का सी हो जाएगा, बींग रोग बोलते हैं उसे। बैकन हैम और लार्ड मिलते हैं, बैकन हैम और लार्ड मिलते हैं मवेशी और भैंस में, सुअरों में, ब्रोइलों में या ऊँटों में। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर बी सही हो जाएगा, सूकरों में। मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, मधुमक्खी का जो डंक रूपांतरण है किसका है? मैंडिबल है, लेब्रम है, या अंड निक्षेपक है, या मैक्सिला है, मैक्सिला। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, अंड निक्षेपक है। नेक्स्ट देखेंगे, मृत केंद्र किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? मृत केंद्र किसके द्वारा? गेहूं, मकई, ईख, बाजरा। तो मित्र केंद्र जो होता है वह ईख में उत्पन्न होते हैं। मकड़ी के जाल को बुनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाली कताई अंग पाई जाती है। प्रेसोमा, उदर, मीसोथोरेक्स में, या आपिस्थेरोसोमा में, आपिस्थोमा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का डी सही हो जाएगा, आपिस्थेसोमा में। नेक्स्ट है, रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कार्क की मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया जाता है। कार्क में मुख्य रूप से पाया जाता है कौन सी? कार्बोनेट है, लिपिड है, लेरिन है, प्रोटीन है। तो इसका आंसर 38 का डी सही हो जाएगा, 38 का प्रोटीन है। आगे 38 का ए सही होगा, सॉरी 38 का ए सही हो जाएगा, कार्बोनेट होता है। रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कार्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया जाता है, तो कार्बोनेट पाया जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 39 एक ग्रेनम निम्नलिखित का घटक है, ग्रेनम जो है निम्नलिखित का घटक है, हरित लवक और गाल्जी उपकरण, राइजोसोम, राइबोसोम और मड्डकण। तो ग्रेनम जो होता है कंपोनेंट कौन सा है? तो 39 का आंसर ए सही हो जाएगा, हरित लवक, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इनमें कौन सा सूक्ष्म तत्व है? इसमें सूक्ष्म तत्व कौन सा है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसका सूक्ष्म जो होगा क्लोरीन है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, क्लोरीन, Cl। पादपों में जल और खनिज का लवण का परिवहन होता है, पादप में जल और लवण का खनिज परिवहन होता है। याद रखिएगा, इसमें दो चीज होता है, एक होता है जाइलम, ज से जाइलम, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा इस तरह से, जाइलम, जाइलम ये होता है पौधों के जो निचले से मतलब कि जड़ में पाया जाता है।
तो याद रखिएगा ल जल, और एक होता है फ्लोएम। तो जो फ्लोएम होता है वो पत्ती में पाया जाता है। तो उसको देखिए क्या दिया है कि पादप में जल और खनिज, माने कि जल जमीन से जाएगा तो दारू बोलते हैं उसको, दारू जाइलम द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है, पोहवाह बोलते हैं इसको हिंदी में, फ्लोएम द्वारा, तो यह जो होता है पत्ती में भोजन बना करके सभी टहनियों में पहुंचाता है। तो इसका आंसर जो दिया है, पादप में जल और खनिज लवण का परिवहन करता है तो दारू करता है, यानी कि जाइलम करता है। तो 41 का आंसर डी सही हो जाएगा। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। यूरिक अम्ल का मात्रा जो होगा तो उसका क्या मतलब के कारण होगा? संधिशोथ हो गया, आर्थराइटिस बोलते हैं, या गाउट, आमवात, या आत्मवाती हृदय। तो इसका आंसर यूरिक जब अम्ल अधिक होगा तो उसको गाउट बोलते हैं। इसका आंसर भी सही हो जाएगा। पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, जो पोलियो का जो है विषाणु शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, चिचड़ी के काटने से, दूषित खाद्य पानी से, लार या नासिका स्राव से। तो जो पोलियो होता है वह होता है दूषित खाद्य और पानी से। सबसे छोटा जीवित बानर है, यहाँ पे दिया है कि सबसे छोटा जीवित बानर कौन सा है? स्मॉलेस्ट लिविंग इप, इप इज गिब्बन है, लोरिस है, एरंगूतन है, या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आंसर ई सही हो जाएगा, गिब्बन बोलते हैं। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, कौन सा होगा? वेबर है, एम्पियर टर्न है, टेस्ला है, कूलाम है। तो यह किसका हो जाएगा? 45 का आंसर ई सही हो जाएगा, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वेबर का होता है यूनिट। किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई गुणनफल, मतलब कि वस्तु का जो भार होता है गुरुत्वीय त्वरण में दी गई गुणनफल किसके बराबर होता है? ऊंचाई है, आयतन है, घनत्व है, द्रव्यमान है। तो 46 का आंसर डी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा अपेक्षित घनत्व का मात्रक है? अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा, अपेक्षित घनत्व का मात्रक नहीं होता है। 47 का आंसर डी सही हो जाएगा। यह एक दो तीन अपवाद है उसमें, याद रखिएगा। अपेक्षित घनत्व को पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता भी है। अपेक्षित घनत्व का जो मात्रक नहीं होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है कहलाता है रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, आदर्श प्रक्रम, घर्षणहीन प्रक्रम। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि है उसका सुनने का कारण क्या है, तो इसको समझिए। प्रतिध्वनि किसी दीवार से, मतलब किसी वस्तु से टकरा कर जब वापस आती है तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। दूसरी बात ये कि प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है वह कम से कम 17 मीटर जो हो रहना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? अब मैंने किसी टकराव से, किसी प्रतिध्वनि जब आता है किसी सतह से टकरा कर वापस आएगा तो इसको परावर्तन बोलते हैं। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स बोलते हैं इसको। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, ये अलग अलग रूप में होती हैं, तो याद रखिएगा पानी के निचले सतह में और पानी के ऊपरी सतह में अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, जो इसका आंसर लैंगिट्यूड वेव्स बोलते हैं इसको, अनुदैर्ध्य तरंग। इसको याद करने के लिए इसमें याद रखिएगा, इसमें आधा ध है, इसमें भी आधा ध है, तो इसी से याद रखिएगा। ध्वनि ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सामान्य वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। सामान्य वायरस जो होता है निम्न को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। फ्लोएम, मज्जा, कार्टेक्स, तनाग्रह। तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा? 51 का सी से हो जाएगा, कार्टेक्स को छोड़ करके संक्रमित करता है। निम्न में कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है? सबसे खराब जो चालक है इसमें से जो दिया हुआ है कौन सा है? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, कार्बन। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कार्बन। और कार्बन के दो अपरूप होता है, एक होता है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इसको याद रखिएगा, ग्रेफाइट, और दूसरा होता है हीरा। यह जो होता है कार्बन के अपरूप होते हैं। और इसका देखिए एल्युमिनियम का जो होता है, इसका एस को जो होता है बक्साइड, वो पूछता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता। टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, टिटनेस है, काली खांसी है। तो 53 का आंसर ए हो जाएगा, टाइफाइड जो है ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। हेब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो हेब्रिज है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंडेक्स है, कैपेसिटेंस है, प्रतिरोध है, अच्छा एक बात है, हेब्रिज जो होता है किसको नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है? इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस है, फ्रीक्वेंसी है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, इंडक्टेंस है। मानव गुर्दा में होने वाली अस्मरी यानी पत्थरी में ज्यादातर होते हैं क्या? तो
ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं उसे। तो 55 का आंसर ए सही हो जाएगा। जो मानव के गुर्दे में जो पथरी या अस्मरी बनता है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट बोलते हैं। और यह जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है वो जो टमाटर का जो बिया होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट ही होता है। ठीक है, आगे। इन एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक जो होता है कितना होगा? धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, धातु के समान है। तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तेल पानी और गैस किए गए निम्न अवरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज में अगर रख दिया जाए तेल पानी गैस किस किसी कुएं में निम्न अवरोही क्रम में रखा जा सकता है, तो जैसे देखिए पानी, तेल और गैस, इसमें से दिया हुआ है तो इसको किस मैंने हिसाब से रखते हैं, तो इसको गैस हो जाएगा, फिर पानी होगा, फिर तेल होगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। यूरेनियम के दो समस्थानिक 234 U एवं 238 U में प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो 58 का ई सही हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या एक समान होती है। नेक्स्ट है, सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सूर्य के अलावा हमारी आंख बिना किसी सहायता से देख सकता है, किस तारा का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंटारी है, अल्फा सेंटारी है, या ध्रुव तारा है, या मीगा है। तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, अल्फा सेंटारी होता है। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि, जो वायुमंडल नहीं होता दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बढ़ जाती, लगभग आधी हो जाती। तो 60 का आंसर हो जाएगा, कम हो जाता। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, एक पिंड किसी द्रव में पिंड में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वह दोलन करने लगेगा, वह डूब कर तली में जाएगा, अपनी पूरा अवस्था में एकदम आ जाएगा, जहां छोड़ा गया वहीं रह जाएगा। तो इसका आंसर 61 का डी से हो जाएगा, जहां रहे छोड़ जाएगा वहीं पर रह जाएगा। क्या है दिया हुआ है कि वो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं, जर्मनी से, यूएसए से हैं, ग्रीस से हैं। तो 62 का आंसर हो जाएगा, डी से हो जाएगा। जो आर्किमिडीज जो दिए थे उत्प्लवन का सिद्धांत, यानी आर्किमिडीज के जो सिद्धांत दिए थे वो ग्रीस से हैं। अगर किसी झील के तल के ऊपर वाले बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उसका बुलबुले पर लगने वाला बल क्या होगा? कम होगा, मैंने डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन द सेम होगा, मैंने वही होगा, बिकम जीरो मतलब शून्य होगा। तो 63 का आंसर ई सही हो जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं। रेगिस्तान के बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि उच्च वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। तो इसमें जब आर्द्रता ही नहीं रहेगी तो बारिश कहाँ से होगा? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? और जो तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपनी क्या विस्थापित करती है? तेल का वैल्यूम, तेल का सरफेस एरिया, तेल का भार स्वयं के भार के बराबर, और तेल की गहराई। तो इसका आंसर 65 का हो जाएगा ए, तेल का वैल्यूम। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। पृष्ठ तनाव, यानी कि द्रव की बूंद तथा सिकुड़ने द्वारा, नहीं दिया है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व और वाष्प दाब। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। तो 66 का आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है कहाँ से? उच्च सतह से, निचली सतह से, पूरी सतह एक साथ, मध्य सतह से। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 67 का आंसर बी सही हो जाएगा, निचली सतह से। इसमें 70 क्वेश्चन था, यानी कि 67 क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और बताइएगा कि अगले वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, आप लोगों को बताना है, यानी कि कौन सा विषय पढ़ें। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो बताइएगा, मैसेज करिएगा। धन्यवाद।